हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिक्स ऑफ स्टडी। पिछले वीडियो में आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसके लिए आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम आपको फ्री एजुकेशन दे सके और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से करवा सके। थैंक यू। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। उससे पहले हम लोग कल वाले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताना मैं भूल गया था, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर जो होता है आरएनए होता है 80S प्रकार का होता है, इतना मैंने बताया था। लेकिन इन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिकांग होते हैं, कौन से कोशिकांग मैं नाम लिख रहा हूं, यदि हम लोग जंतु कोशिका की देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और यदि हम लोग पादप कोशिका की बात करें तो हरित लवक, हरित लवक। ये वाले जो कोशिकांग होते हैं ये होते तो किन में, यूकेरियोटिक कोशिका में होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, 70S प्रकार का होता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आपके काम में आएगी। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन की। आज का टॉपिक रहेगा डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि डीएनए प्रतिकृति होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है कि डीएनए के द्वारा, किसके द्वारा, जो डीएनए है वो खुद डीएनए के द्वारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से अपने ही समान नया डीएनए बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, डीएनए प्रतिकृति कहलाती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप भी नोट कर लेना। डीएनए के द्वारा, डीएनए के द्वारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से अपने ही समान, अपने ही समान नया डीएनए, नया डीएनए बनाने की क्रिया को, बनाने की क्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाती है हमारे डीएनए रेप्लिकेशन की परिभाषा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डीएनए की प्रतिकृति में या फिर डीएनए बनाने में, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, डीएनए बनाने में या डीएनए निर्माण में कौन सा एंजाइम सहायक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सहायक होता है। इसके अलावा डीएनए प्रतिकृति में बहुत सारे एंजाइम आएंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। एक बार इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जितने भी जीव है धरती पर, जितने भी क्या है, जीव है या सजीव बोल दो, चाहे जीव बोल दो, ऑर्गेनिज्म जितने भी है, उन सब में प्रजनन की क्षमता, मतलब रिप्रोडक्शन की क्षमता डीएनए की वजह से ही पाई जाती है। प्रजनन की क्षमता का कारण कौन है, डीएनए है। ध्यान रखना कि जितने भी जीव है उनमें प्रजनन की क्षमता का कारण कौन है, डीएनए। इनमें डीएनए है तभी ये क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, अन्यथा निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो डीएनए की प्रतिकृति होती है वो कहां होती है, ये कहां होती है, डीएनए की प्रतिकृति कोशिका विभाजन की, कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में होती है। डीएनए की प्रतिकृति कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में होती है। फिर हम लोग बात करते हैं कि डीएनए के द्वारा डीएनए बनाने की जो विधियां है वो 3 प्रकार की होती है। डीएनए निर्माण की जो विधियां है, निर्माण की
विधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है इनमें प्रक्षेपी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मल जानकारी के लिए है, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा आपका संरक्षी, और तीसरा हो जाएगा अर्ध संरक्षी विधि। अर्ध संरक्षी विधि मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, और ये सही है और ये दोनों गलत है कि ये प्रयोग किए गए थे अलग अलग तरीके से। तो डीएनए निर्माण की विधियां कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है, प्रक्षेपी, संरक्षी और अर्ध संरक्षी। और अर्ध संरक्षी के बारे में हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि जो अर्ध संरक्षी विधि थी, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था, सर्वप्रथम इसके बारे में किन्होंने बताया था, सर्वप्रथम इनके बारे में, अर्ध संरक्षी विधि के बारे में वाटसन व क्रिक ने, वाटसन व क्रिक ने सन 1953 में बताया था, ठीक है ना, कि डीएनए की अर्ध संरक्षी विधि होती है। सबसे पहले किन्होंने बातचीत की थी? ये वाली बातचीत की थी सबसे पहले वाटसन व क्रिक ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेकिन इसका जो प्रायोगिक प्रमाण है, प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था, ये है इंपॉर्टेंट। और ये प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, ये प्रयोग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग डीएनए प्रतिकृति पढ़ेंगे कैसे होती है और इसकी क्रिया विधि। हालांकि प्रयोग पहले पढ़ना था, लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिर बीच में समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। प्रायोगिक प्रमाण किन्होंने दिया था? मेसेल्सन, पूरा नाम होता है इसका मैथ्यू मेसेल्सन, ठीक है ना, वह स्टॉल, 2 वैज्ञानिकों का नाम आता है कि डीएनए प्रतिकृति की अर्ध संरक्षी विधि का प्रायोगिक प्रमाण जो मेसेल्सन है वह स्टॉल ने दिया था। और जो डीएनए कुंडली है उसकी जो अर्ध संरक्षी विधि होती है, इसके बारे में सबसे पहले बात किन्होंने की थी? वाटसन और क्रिक ने 1953 में की थी। और इन्होंने ही डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था, मॉडल प्रस्तुत किया था। किन्होंने? वाटसन और क्रिक ने। इन्होंने सिर्फ बात की थी कि ऐसे होता होगा अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा डीएनए का, ठीक है ना, सेमी कंजर्वेशन मेथड के द्वारा जो डीएनए की प्रतिकृति है, रेप्लिकेशन होता होगा। इन्होंने कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं दिया था, ठीक है ना। तो इनके बारे में ये वाली बात याद न रखकर ये वाली बात याद रखना कि जो वाटसन और क्रिक है, इन्होंने डीएनए कुंडली की, डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है वो प्रस्तुत किया था। फिर हम लोग देखते हैं कि इसका प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था? मेसेल्सन व स्टॉल ने दिया था। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन। डेफिनेशन इसकी देखते तो डीएनए के द्वारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से अपने ही समान नया डीएनए बनाने की क्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जो जीव है उनमें प्रजनन की क्षमता भी किसकी वजह से पाई जाती है? डीएनए की वजह से पाई जाती है। फिर हम लोग देखते हैं जो डीएनए की प्रतिकृति है वो कहाँ होती है? कोशिका विभाजन की ऐसे प्रावस्था में। ये वाला आपने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप बता देना, मैं 11th की क्लास से भी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। वो आपकी इच्छा होगी तो डालूंगा, और आपकी यदि इच्छा है तो आप बोल देना, मैं आपको नीट की बायोलॉजी की क्लास से भी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। वरना आपकी इच्छा नहीं होगी तो फिर हम लोग सिर्फ 12th पढ़ेंगे। आगे देखो, फिर हम लोगों ने देखा कि डीएनए निर्माण की जो विधियां होती है वो 3 प्रकार की होती है, प्रक्षेपी, संरक्षी और अर्ध संरक्षी। और हम लोगों ने देखा वाटसन क्रिक ने इसके बारे में सबसे पहले बात की थी 1953 में, और प्रायोगिक प्रमाण में मेसेल्सन व स्टॉल ने दिया था। अब देखते हैं आगे इसकी क्रिया विधि देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आपको नोट्स बनाने हैं, और यदि आपको नोट्स चाहिए मेरे हाथों से लिखे हुए पीडीएफ के रूप में, तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं डीएनए की क्रिया विधि, डीएनए की क्रिया विधि, ठीक है ना। डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया विधि। भाई डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, इसकी क्रिया विधि देखेंगे, और इसके हम लोग सबसे 3 चरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहला चरण हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर अकुंडलन, अकुंडलन।
ये रहेगा हमारा सबसे पहला चरण। अकुंडलन में होता क्या है? अकुंडलन कहते किसे है कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि डीएनए के अंदर कितनी श्रृंखलाएं होती है? 2 श्रृंखलाएं होती है। कितनी श्रृंखलाएं होती है? 2 श्रृंखलाएं होती है, जो आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? जो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है ना, एच बंध के द्वारा जुड़ी होती है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कुछ डीएनए की संरचना इस तरीके से बनाई थी, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने देखा था जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ा होता है, और जो ग्वानिन होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा साइटोसिल के साथ जुड़ा होता है। ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। तो अकुंडलन क्या है ये समझना आप लोग। अकुंडलन किसे कहेंगे? कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का अलग अलग होना, अलग अलग होना, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? अकुंडलन कहलाता है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का अलग अलग होना अकुंडलन कहलाता है। अर्थात कौन क्या टूटेंगे? हाइड्रोजन बंध टूटेंगे, ठीक है ना। कैसे टूटेंगे वो भी बताता हूं मैं आपको, एक बार देख लेते हैं। अर्थात एच बंध टूटने से दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती है। एच बंध टूटने से डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती है। और अकुंडलन की क्रिया के लिए जिम्मेदार कौन है? डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये ध्यान में रखना भाई। अकुंडलन की क्रिया के लिए जिम्मेदार कौन सा एंजाइम है? डीएनए हेलिकेज एंजाइम जिम्मेदार होता है। कैसे देखना, सपोज करो ये किसी डीएनए की मैंने एक हेलिक्स बना दी, एक कुंडलन बना दिया, और इसमें ए डबल हाइड्रोजन बंध से टी से जुड़ा हुआ है, और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से सी से जुड़ा हुआ है। अब आप अपनी मर्जी से कैसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक के साथ हमेशा टी जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बंध के साथ, और जी के साथ हमेशा सी जुड़ेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ में। तो मैं मेरी मर्जी से इसको बना लेता हूं, ठीक है ना। सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए डबल बॉन्ड टी, और सी ट्रिपल बॉन्ड जी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, और टी डबल बॉन्ड ए। ये मैंने एक ए कुंडली बना ली, जिसको मैं इधर दे देता हूं 3 डेज, और इधर क्या आएगा? इसको मैं इधर दूंगा 5 डेज, और इसको दूंगा 3 डेज, और इसको दे देता हूं 3 डेज, इसको दे दूंगा 5 डेज। ऐसे घूम के वाली श्रृंखला आ गई ना नीचे, ठीक है। अब होता क्या है कुंडलन में? अकुंडलन में होता यह है कि ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये क्या करेगा? ये जो नाइट्रोजनिक क्षार है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध बने हुए हैं, जो हाइड्रोजन बंध बने हुए हैं, टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बंध है एडेनिन के साथ में जुड़ा हुआ है, और जी के और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध है। तो ये करेगा क्या? ये इन बंधों को तोड़ता हुआ आगे चलेगा। देखो ये टूट गए तो दोनों अलग अलग हो गए। तो यहां तक बताओ, यहां तक ये कुंडली क्या हो गई? फ्री हो गई। तो बताओ यहाँ के इनके बीच में तनाव बचा के एक दूसरे को खींचना इन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये ऐसे ही इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ता हुआ चलता रहता है, और जो कुंडली है वो खुलती जाती है। समझ गए ना? तो ये क्या है? अकुंडलन की क्रियाविधि होती है। कौन सा एंजाइम है इसके लिए सहायक? हेलिकेज एंजाइम होता है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बंध अपने आप ही बन जाती है अपने को। अब जैसे ये बंध तोड़ेगा तो ये दोनों आपस में अपने आप को वापस आकर्षित, अट्रैक्शन या अट्रैक्ट होने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। लेकिन इस अट्रैक्शन को, इस तनाव को मिटाने के लिए फिर से एक एंजाइम आएगा, डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज इसका क्या काम हो गया? ये क्या करता है कि डीएनए कुंडली के अति तनाव को समाप्त करता है। जो आपका हेलिकेज एंजाइम है वो डीएनए कुंडली के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ेगा और क्या करेगा?
इनको अलग अलग करेगा, ठीक है ना। अकुंडलन की क्रिया क्या करेगा, चालू करेगा। फिर बात होती है डीएनए गायरेज एंजाइम, इसका दूसरा नाम भी मिल सकता है आपको, डीएनए टोपो आइसोमेरेज, डीएनए टोपो आइसोमेरेज, ये दो नाम इसके ध्यान रखना, डीएनए गायरेज या डीएनए टोपो आइसोमेरेज। यहां तो कोई प्रॉब्लम, तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों को वापस खींचने से इनके बीच में जो आकर्षण बन रहा था, ये अट्रैक्ट हो रहे थे, उस अट्रैक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये दोनों आपस में वापस हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते। अब यदि ये वापस हाइड्रोजन बंध बना लेंगे तो बेचारा हेलिकेज एंजाइम आगे से आगे बंध तोड़ता जाएगा और ये वापस पीछे से कुंडली बनाते चले जाएंगे। इसलिए जो डीएनए गायरेज एंजाइम होता है, डीएनए टोपो आइसोमेरेज एंजाइम होता है, ये करता है क्या है, इन दोनों के बीच में जो तनाव है, ये एक दूसरे को खींच रहे, उस तनाव को क्या करता है, नष्ट करता है। तो यदि आपसे डीएनए गायरेज एंजाइम का काम पूछे तो आप क्या कर दोगे, डीएनए कुंडली के तनाव को समाप्त करता है। मैं लिख देता हूं इसके बारे में, डीएनए कुंडली के तनाव को समाप्त करता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, डीएनए के जो हेलिकेज एंजाइम, वो डीएनए के जो हाइड्रोजन बंध है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच में जो हाइड्रोजन बंध बने हुए हैं, उनको तोड़ने का काम करेगा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इसके आगे की बात करते हैं। ये हो गया आपका अकुंडलन। एक बार दोबारा से देख लिए कि दो श्रृंखलाएं होती है जो आपस में हाइड्रोजन, डीएनए में दो श्रृंखलाएं होती है जो आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को अलग अलग होना या अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, कुंडलन कहलाती है। कुंडलन की क्रिया होती कैसी है, हाइड्रोजन बंध टूटने से दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती है और दोनों श्रृंखलाओं के बीच में हाइड्रोजन बंध तोड़ने का काम कौन करेगा, हेलिकेज एंजाइम करेगा। तो डीएनए के अकुंडलन में कौन सा एंजाइम सहायक है, हेलिकेज एंजाइम सहायक है। फिर हम लोग बात करते हैं डीएनए गायरेज या डीएनए टोपो आइसोमेरेज। ये क्या करता है, डीएनए कुंडली के तनाव को समाप्त करता है, दोनों को आपस में वापस आकर्षित होने से रोकता है ताकि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध है वो वापस न बने, ठीक है। अब आगे वाला चरण देखते हैं हम लोग इसका वापस, इनको मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, यहां तक किसी के भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा चरण है वो क्या बोलता है। सॉरी बच्चों, बीच में एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए मैं चला गया था, कोई बात नहीं, मैं एडिट कर दूंगा, दोनों वीडियो को जोड़ दूंगा और यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। हाँ, हमें यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा चरण क्या है या फिर जो दूसरा चरण है वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा चरण होगा इसका प्रारंभन बिंदु, प्रारंभन बिंदु, और प्रारंभन बिंदु को हम लोग बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, प्रारंभन बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जहां से डीएनए की प्रतिकृति चालू होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रारंभन बिंदु बोलते हैं। तो देखते हैं, वह बिंदु जहां से डीएनए की प्रतिकृति या रेप्लिकेशन चालू होती है, शुरू होती है, उसे ही प्रारंभन बिंदु बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते, प्रारंभन बिंदु बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, ठीक है ना। अब बात हम लोग करते हैं कि जो ये प्रारंभन बिंदु होता है, एक तो हमारे पास होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना, दूसरी हमारे पास होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अरे हम लोग भी तो यूकैरियोटिक कोशिका में तो आते हैं ना, एक तो हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी हो गई यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो इनिशियल पॉइंट होता है वो केवल एक होता है, ठीक है ना। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो इनिशियल पॉइंट होता है वो एक होता है। क्यों, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जीवाणु तो आते हैं ना ज्यादातर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या आते हैं, जीवाणु, ज्यादातर कौन आ जाते हैं,
जीवाणु आ जाते हैं। तो इनके अंदर डीएनए छोटा सा होता है, तो एक बिंदु से शुरू हो जाएगा और जल्दी से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इनमें जो इनिशियल पॉइंट है वो कितना होता है, एक होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो इनिशियल पॉइंट होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक होते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रारंभन बिंदु होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, वो एक होता है, और यूकेरियोटिक कोशिका में एक से अधिक पॉइंट होते हैं। प्रारंभन बिंदु वह बिंदु जहां से डीएनए की प्रतिकृति चालू होती है, प्रारंभन बिंदु कहलाता है। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में एक से ज्यादा होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक्स इसके बारे में कि आगे और इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, देखते हैं। अब देखना, तो 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं डीएनए के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना, क्रिया विधि के 2 पॉइंट कंप्लीट। हम देखते हैं इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। ठीक है ना। अब देखना, क्रिया विधि अभी समझाऊंगा मैं लास्ट में, समारंभन वाले पॉइंट में। एक बार एंजाइम्स को देख लेते। सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर देखा था डीएनए हेलिकेज एंजाइम, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा था इसके बारे में कि डीएनए प्रतिकृति में हेलिकेज एंजाइम होता है। और इसका काम हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अकुंडलन की क्रिया को, अकुंडलन की क्रिया को पूछता है। कभी कभी इन एंजाइमों के बारे में अलग से पूछ लेता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभ्यास वाले जो क्वेश्चन है उनमें दे देता है, इसलिए मैं आपको अलग से करवा रहा हूं सारे। फिर हम लोग आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे। डीएनए हेलिकेज अकुंडलन की क्रिया को प्रेरित करता है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा हम लोगों ने ये देखा था डीएनए गायरेज, और इसका ही हम लोगों ने दूसरा नाम क्या पढ़ा था, डीएनए टोपो आइसोमिरेज, डीएनए टोपो आइसोमिरेज। और इसका काम हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डीएनए कुंडली के अंदर जो तनाव होता है, अति तनाव, हाइपरटेंशन होती है, उसको क्या करता है, अति तनाव को समाप्त, अति तनाव को समाप्त करता है। इसी की जैसे एक प्रोटीन और होती है, वो भी देख लो आप लोग, एसएसबी प्रोटीन। सेम काम होता है दोनों का। एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, लिख देता हूं मैं इसका पूरा नाम भी। ये भी क्या करता है, अति तनाव को समाप्त करती है। सेम काम हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। आई होप यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 चीजों के बारे में बात होगी। चौथा एंजाइम की हम लोग बात करेंगे। ये हम लोगों ने इसकी परिभाषा में पढ़ा था। कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है ना। और इसका काम भी हम लोगों ने वहीं पे बता दिया था। ये क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाता है और क्या करता है, डीएनए की लंबाई को बढ़ाता है। अर्थात डीएनए के निर्माण में क्या होता है, डीएनए के निर्माण में सहायक होता है, डीएनए के निर्माण में सहायक होता है। क्रिया विधि भी पढ़ेंगे, अभी क्रिया विधि नहीं पढ़ रहे, बस ये जो एंजाइम है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हम लोग देख लेते हैं इनको कि कौन सा एंजाइम क्या काम कर रहा है। अभी देखना, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो अकेला काम नहीं कर सकता। इसको अपना काम शुरू करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आरएनए प्राइमर। इनको हम लोग उपक्रामक भी बोलते हैं, आरएनए उपक्रामक या फिर आरएनए प्राइमर। ठीक है ना। ये क्या करता है, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अकेला काम नहीं कर सकता, इसको ये से मान लो धक्का स्टार्ट है, समझ गए ना। ये क्या होता है, धक्का स्टार्ट होता है, इसको पहले थोड़ा सा काम किया हुआ मिलेगा तो ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। आगे क्रिया विधि पढ़ेगी वहां पे समझ में आ जाएगा। तो आरएनए प्राइमर क्या होते हैं, ये होते हैं थोड़े या कम न्यूक्लियोटाइडो
टाइडो के क्या होते हैं, समूह होते हैं। थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं इसमें, 10 से 15 टाइडो के समूह। तो इसमें 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं और ये क्या करते हैं, आरएनए प्राइमर डीएनए प्रतिकृति की क्रिया को चालू करते हैं ताकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम कर सके। ठीक है, इसके अलावा तो भी कुछ एक एंजाइम और रह गया, 4 के बाद में हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे हो जाएगा आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है ना, ये क्या करता है कि ये जो दो डीएनए के टुकड़े होते हैं, जैसे मान लो ये वाला एक डीएनए का टुकड़ा, ये 2 डीएनए के टुकड़े, इन डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। तो मैं लिख देता हूं डीएनए लाइगेज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो देखना ये क्या करता है, डीएनए के खंडों को, डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग समझ गए हैं पूरी चीज। अभी इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं कि डीएनए प्रतिकृति वास्तव में होती कैसे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, उधर ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे को पता है उधर आपको लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग इधर ही समझने की कोशिश करेंगे। इसको देखना, मान लिए ये कोई डीएनए है, ये कोई डीएनए का टुकड़ा है और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बंध बने हुए है, इस तरीके से मान लेते हैं भाई। ग्वानिन हाइड्रो जुड़े हुए ना, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से और एडेनिन डबल हाइड्रोजन बंध से ऐसे जुड़े हुए, ऐसे मान लेते हैं ना। ठीक है ना, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, अकुंडलन होगा। क्या होगा, अकुंडलन होगा। तो आपका कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए हेलिकेज एंजाइम आएगा। ठीक है ना, डीएनए हेलिकेज एंजाइम आएगा और वो क्या करेगा, इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का काम करेगा। मैं इसको दे देता हूं 3 डेज, इसको दे दूंगा 5 डेज, इसको दे दूंगा 5 डेज, इसको दे दूंगा 3 डेज। तो इनको तोड़ने का काम कौन करेगा, बीच में से डीएनए हेलिकेज एंजाइम। और इसके पीछे पीछे दौड़ता कौन आएगा, डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज एंजाइम आएगा। वो इनको क्या कर देगा, इनकी तनाव को समाप्त कर देगा ताकि ये वापस से जुड़े। देखो कुंडली तो वैसे ऐसी होती है, बस समझने के लिए हम लोगों ने इसको स्ट्रेट बनाया, सीधा बनाया है, समझ गए ना, समझने के लिए इसको सीधा बनाया है ताकि ये समझ में आए। इधर बने हुए होते हैं ये बंध, तो ऐसे ऐसे मत सोचना सर डीएनए को आपने सीधा कैसे बना दिया, मैंने सिर्फ समझने के लिए इसको सीधा बनाया है। इसको दे देंगे हम लोग 3 डेज, 5 डेज, 5 डेज और 3 डेज। यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम इन बंधों को तोड़ेगा तो पीछे से कौन आ रहा है, डीएनए गायरेज एंजाइम आ रहा है। ठीक है ना, वो क्या करेगा, इनको वापस जुड़ने से रोकेगा, इनके बीच में वापस बंध बनने से रोकेगा। तो आप लोग इस चीज को समझना कि जैसे जैसे ये डीएनए आगे की ओर जा रहा है, जैसे जैसे ये डीएनए आगे की ओर जा रहा है, तो बताओ ये वाली दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो रही है, खुल रही है या नहीं खुल रही। ठीक है ना, डीएनए हेलिकेज एंजाइम इनके बीच में बंध तोड़ रहा है और जो डीएनए गायरेज एंजाइम था वो इनको वापस जुड़ने से रोक रहा था। ठीक है ना, फिर हम लोग देख रहे हैं इधर 3 डेज और ये क्या है 5 डेज, इधर 5 डेज और इधर 3 डेज। अभी आगे समझाने से पहले मैं आपको एक प्यारी सी बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके बहुत काम में आएगी आगे के चैप्टर में, कि ध्यान रखना चाहे आरएनए बने चाहे डीएनए बने, कुछ भी बने, वो हमेशा किधर से किधर बनेगा, 5 डेज से 3 डेज से बनेगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना कि कोई भी चीज जो बनती है वो हमेशा किधर से किधर बनती है, 5 डेज से 3 डेज से बनती है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की, इसकी क्रियाविधि की। 2 एंजाइमों का काम कंप्लीट हो गया, पहला तो कौन सा, हेलिकेज, और दूसरा कौन सा, गायरेज। यहां तक आपको ये समझ में आया होगा। और मान लेते हैं यहां से प्रतिकृति चालू हुई थी, तो ये कौन सा बिंदु हो गया आपका, प्रारंभन बिंदु या इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट या प्रारंभन बिंदु। ठीक है ना,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो डीएनए बनता है वो किधर से किधर बनेगा, 5 डेज से 3 डेज की ओर ही बनेगा। तो होगा क्या, इधर देखो ये 5 डेज है, ये क्या है 5 डेज है, सॉरी इसको तो उल्टा बना दिया, इधर क्या होगा 5 डेज होगा और इधर क्या होगा 3 डेज, इधर 3 डेज होगा और इधर 5 डेज होगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखना इधर क्या है 3 डेज है, तो यहां पर आकर सबसे पहले कौन जुड़ेगा, मान लेते हैं यहां पे भी कोई भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ, जैसे ए यू तो होता ही नहीं है ना डीएनए में, ए टी सी और जी ऐसे जुड़ रखे हैं यहां पर। इस चीज को देखना, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, दिखाई नहीं देगा। ऐसे मानते हैं यहाँ पे कौन जुड़े हुए, ए टी सी जी, यू तो आरएनए में होता है ना यूरेसिल, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये जुड़े हुए, तो सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पर, एक छोटा सा आरएनए प्राइमर आकर जुड़ेगा। अभी बात की थी ना कि पॉलीमरेज एंजाइम को काम करने से पहले क्या वो धक्का स्टार्ट है, उसको धक्का देना पड़ेगा। उसको काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है। तो डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट आकर काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। पहले कौन आकर जुड़ेगा, एक आरएनए प्राइमर, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा आकर जुड़ता है। तो इधर से इधर आ गए हम लोग, देखना हो गया काम, इधर तक ही देख लेते, आगे वाला नहीं देखेंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे ए है तो सामने क्या आएगा, इसका पूरक आरएनए में यूं आएगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या आएगा ए, और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या आएगा जी। ये ऐसे आते जाते हैं और आपस में बंध बना लेते हैं। तो जो आपका आरएनए प्राइमर था उसने क्या कर दिया, अपना काम कर दिया। अब काम कौन करेगा, अब काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और वो आगे से आगे इधर देखता जाएगा कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा नाइट्रोजनिक क्षार है, और उस हिसाब से इस श्रृंखला को आगे से आगे बढ़ाता रहता है, ठीक है ना। अभी इनको मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। और थोड़ी देर बाद में कौन आएगा, एक एंजाइम आता है प्रतिबंधन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। और ये जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, मैं आपको बता ही देता हूं। प्रतिबंधन एंजाइम 2 प्रकार का होता है, एक तो एक्सो न्यूक्लियेज और दूसरा होता है एंडो न्यूक्लियेज। आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया, मैं तो इसके बारे में पता ही नहीं है, तो मैं बता देता हूं। प्रतिबंधन एंजाइम वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है, डीएनए को काटने वाला एंजाइम क्या करेगा, प्रतिबंधन एंजाइम कहलाता है। यहां तो कोई दिक्कत। अभी प्रतिबंधन एंजाइम के भी 2 टाइप है, 2 प्रकार है, एक तो एक्सो न्यूक्लियस, दूसरा एंडो न्यूक्लियस। एक्सो का मतलब होता है बाहर, किधर होता है बाहर, और न्यूक्लियस मतलब काटने वाला। तो वह एंजाइम जो डीएनए को बाहर से काटेगा क्या कहलाएगा, एक्सो न्यूक्लियस प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वह एंजाइम जो डीएनए को बीच में से काटता है क्या कहलाएगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो देखना इधर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा और वो क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लियस प्रतिबंधन एंजाइम आएगा, और वो यहां से जब ये पूरी श्रृंखला बन जाएगी तो यहां से आएगा और इस आरएनए के टुकड़े को काट देगा, और यहां पर भी कौन जुड़ जाएंगे, आकर न्यूक्लियोटाइड जुड़े जाएंगे। अभी मैं इसको मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा शायद आपके समझने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले आरएनए प्राइमर आकर जुड़ेगा, कौन से वाले सिरे पे, 3 डेज वाले सिरे पे। इधर 3 डेज है तो इधर क्या बनेगा, ध्यान रखना 3 डेज के उल्टा क्या बनेगा, 5 डेज बनेगा। अभी हमने बात की थी कि जो भी बनता है डीएनए बने चाहे आरएनए बने, किधर से किधर बनेगा, 5 डेज से 3 डेज की ओर बनता है। तो इधर एक देखना लगातार श्रृंखला बनती है, कौन सी बनती है, लगातार श्रृंखला बनती है, किधर से किधर, इधर 5 डेज है तो इधर 3 डेज से श्रृंखला आगे से आगे चलती रहती है। इनके बीच में कहीं पर भी गैप नहीं होता, इसलिए इधर वाली श्रृंखला को हम लोग बोलेंगे सतत श्रृंखला, ध्यान रखना। या फिर इसी को दूसरा नाम हम लोग देंगे अग्रगामी श्रृंखला, सतत श्रृंखला या अग्रगामी श्रृंखला, कोई दिक्कत, ठीक है ना। और अंग्रेजी में हम लोग देंगे तो इसको बोल देंगे लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं इधर वाले, देखो आरएनए प्राइमर आके जुड़ा,
फिर डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम किया, फिर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, वो आरएनए प्राइमर को हटा देगा और इसकी जगह पे दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड है इनके जो पूरक क्रम है वो आकर जुड़े जाएंगे। तो एक साइड की श्रृंखला बनती है वो अग्रगामी या सतत बनती है, इसलिए लगातार बनती है, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सतत श्रृंखला बोलते हैं। दूसरी साइड की हम लोग बात करते हैं, बनेगा तो ये भी इधर से इधर ऐसे, लेकिन इधर 5 डेज है तो इधर क्या आएगा 5 डेज, इसका इधर आएगा, ठीक है ना। 5 डेज ऐसे बनती है और बीच बीच में क्या रह जाती है, कुछ खंड या जगह खाली रह जाती है, न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ती है, ध्यान रखना। इधर आरएनए प्राइमर आपका नहीं जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर केवल इस साइड में जुड़ता है जिधर 3 डेज होता, जो पहले वाले श्रृंखला उसका क्या होता है 3 डेज होता है, ठीक है ना। तो इधर क्या होगा, इधर डीएनए बनेगा लेकिन बीच बीच में कुछ न्यूक्लियोटाइड रह जाते हैं, और जो ये जगह खाली रह गई, जो खंड ये खाली रह गया, इनको हम लोग बोलेंगे ओकाजाकी, ओकाजाकी, ओकाजाकी खंड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, ओकाजाकी खंड क्या है, ध्यान रखना इस चीज को कि ओकाजाकी खंड इधर बनेंगे, ठीक है ना। अब ये जगह खाली रह गई थी तो डीएनए पूरी तरीके से नहीं बना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी एंजाइम की कि डीएनए के टुकड़ों को या खंडों को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो इन ओकाजाकी खंडों को भरने का काम कौन करेगा, डीएनए यहाँ पे आएगा और इनको जोड़ देगा बीच में से, ध्यान रखना कौन जोड़ेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके डीएनए की जो प्रतिकृति है वो कंप्लीट होती है। इधर वाली श्रृंखला सतत बनी थी, लगातार बनी थी, इसलिए इसको सतत श्रृंखला बोलते हैं। इधर वाली जो श्रृंखला वो बीच बीच में टूट टूट कर बनी थी, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे पश्चेगामी। कौन सी, पश्चेगामी श्रृंखला, ठीक है ना। और इसी का दूसरा नाम हो जाएगा, इधर सतत थी तो इधर क्या हो जाएगा, असतत श्रृंखला। और अंग्रेजी में इसको हम लोग बोल देंगे, फोन लेग मारता है तो क्या होता है, रुक रुक कर चलता है। फोन जब लेग मारता है तो क्या करता है, रुक रुक कर चलता है। वैसे ये वाली श्रृंखला भी क्या मार रही है, लेग मार रही है, रुक रुक कर बन रही है, बीच में खंड रह रहे हैं और उन खंडों को भरने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम कर रहा है, इसलिए ये लेग मार रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लेगिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना। अभी एक चीज और बच जाती है, अभी एक परिभाषा और बनती है, यहां पे देखना, प्रतिकृति द्विशाख, प्रतिकृति द्विशाख, ठीक है ना। अंग्रेजी में हम लोग इसको बोल देंगे रेप्लिकेशन फॉर्क, ये वाली चीज, ठीक है ना। प्रतिकृति द्विशाख क्या होती है कि जब भी डीएनए की प्रतिकृति होती है तो डीएनए एक उल्टे वाई के समान दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। ये हो जाएगी प्रतिकृति द्विशाख का चित्र, ये हो जाएगा दोनों में चित्र, प्रतिकृति द्विशाख का भी यही है और डीएनए प्रतिकृति का चित्र भी यही है। ध्यान रखना कि जब डीएनए की प्रतिकृति होती है तो डीएनए एक उल्टे वाई के समान दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आए तो लाइक करना, ठीक है, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू।